प्यारे बच्चों नमस्कार, आपकी चितुबियात फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। और हम बात कर रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स के बारे में। हमारा चैप्टर चल रहा है बहुत ही प्यारा और मेरा पर्सनल चैप्टर नंबर 7 जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन, यानी कणों का निकाय एवं घूर्णी गति। ठीक है, और ये इसका कौन सा लेसन है? लेसन नंबर 6। ठीक है, छठा पार्ट है ये इसका। 5 पार्ट अपन खत्म कर चुके हैं। 5वां पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, जिसके अंदर अपन ने बलागुण को स्टार्ट करा था और ऑलमोस्ट खत्म भी कर दिया था। ठीक है, वहां पे हमारा कोणीय संवेग वाला एक टॉपिक और रह गया था जो हमें कवर करना था, तो इतना लंबा लेसन घिसता गया कि वो टॉपिक हमें अब कवर करना पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा प्यारा सा टॉपिक, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कोणीय संवेग के बारे में और फिर हम रिलेशन जानेंगे बेटा किस किस के बीच में, बलागुण और कोणीय संवेग के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे टॉपिक से जो कि हमारा कोणीय संवेग। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक से। तो बच्चों जैसा जो रोल प्ले हमारा संवेग करता था किसमें, रैखिक गति में, वही यहाँ पे कोणीय संवेग करेगा। ठीक है, वहां पे उसको P से लिखते थे, यहाँ इसको अपन L से लिखने वाले। अच्छा, कई बुक में L की बजाय J भी लिखा होता है। NCERT L ही प्रेफर करती है, लेकिन कई जगह J भी लिखा होता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, J और L सेम ही है। ठीक है, क्या होता है कोणीय संवेग? कुछ नहीं, वही फालतू की बात कि किसी के रेखीय संवेग के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष घूर्णन को कोणीय संवेग कहते हैं। मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर मैं बात कर रहा हूं रेखिक संवेग के बारे में, अगर वस्तु वृत्ताकार पथ में घूम रही है तो ऑब्वियस सी बात है बार बार इसका वेग तो चेंज हो ही रहा है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसका जो रेखीय संवेग है, अगर वो गोल गोल घूम रही है तो घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जिसका रेखीय संवेग है उसी को अपन क्या बोलते हैं? कोणीय संवेग। कहने का क्या मतलब है, मान लो ये वस्तु गोल गोल घूम रही है तो हर बिंदु पे इसका कुछ ना कुछ कोणीय संवेग तो रेखीय संवेग तो होगा ना। ये देखो यहाँ पे है तो इसका ये रहा वेग, इसका द्रव्यमान m, और इनके गुणनफल को अपन क्या बोल रहे हैं? रेखीय संवेग बोल रहे हैं। तो ये जब हर पॉइंट पे घूमती है, यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, कहीं से बिंदु पर अगर ये घूम रही है तो घूमते टाइम क्या होगा बेटा, ये इसका एक्स है, इसके अराउंड ये गोल गोल फुल 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 ऐसे घूम रही है। तो अगर ये गोल गोल इस तरीके से घूम रही है बच्चों, तो घूमते टाइम अगर इसका कुछ ना कुछ रेखीय संवेग है तो उस रेखीय संवेग के साथ एक टर्म और एसोसिएटेड होगी, जुड़ी हुई होगी, जिसको अपन बोल रहे हैं कोणीय संवेग। और कोणीय संवेग किसके इक्वल होता है? जो आपका रेखीय संवेग है उसकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। जैसे वहां पे हमारे पास था ना आर एफ आर साइन थीटा, यहां पे हमारे पास हो जाएगा पी आर साइन थीटा। ठीक है, तो जैसे वहां पे अपन बलागुण बोलते थे वैसे यहाँ पे अपन कोणीय संवेग बोल देंगे। ठीक है बच्चों, तो घूर्णन अक्ष के सापेक्ष किसी भी वस्तु का रेखीय संवेग, घूर्णन अक्ष के सापेक्ष किसी भी वस्तु का रेखीय संवेग कोणीय संवेग कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे अपन संवेग को रेखिक तो बोल नहीं सकते क्योंकि वस्तु वृत्ताकार पथ में घूम रही है, तो यहाँ पे अपने को क्या बोलना पड़ेगा? कोणीय संवेग। ठीक है, ओके, कोणीय संवेग का घूर्णन गति में वही महत्व होता है जो रेखिक गति में हमारे रेखिक संवेग का होता है। इसको अपन L से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी खोलोगे ना तो उसमें ऐसा L बना हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि जब अपन टाइप करते हैं ना तो वो स्मॉल L एक्चुअली उन लोगों ने बना रखा है, उन लोगों ने कैपिटल L नहीं बना रखा है, स्मॉल L बना रखा है, लेकिन बनाते हम जनरली कैपिटल L ही है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी बच्चों ना हो। ठीक है, ओके, तो अपन डिराइव करने वाले इसका एक छोटू सा छुटपुट सा फॉर्मूला। ठीक है, वही फॉर्मूला हमारे पास, हम क्या बोलेंगे, जो आपका L है वो किसके बराबर होगा? L आपका बराबर हो जाएगा बेटा घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी और जो आपने संवेग लिया है यानी P। ठीक है, यहाँ वही R और परपेंडिकुलर P। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं, वैसा ही है जैसे पहले अपन ने किया था। याद करो ये डायग्राम पहले भी बनाया अपन ने। ये अपन ने बोला था कि ये वस्तु है भाई, और ये वस्तु जो है वो इस तरीके से एक पॉइंट पे विबिवॉटेड है। विबिवॉटेड का मतलब है यहाँ पे किलकित है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है? किलकित है, क्योंकि 3D में है। इसका मतलब जैसे मैंने आपको बताया था मेरी बॉटल ऐसे रखी हुई है, ऐसे नहीं है, इस प्लेन में नहीं है, आगे की तरफ है। ठीक है, तो जो मैं बल लगा रहा हूं ऐसे लगाऊंगा, लेकिन बल नहीं लेना, इस बार अपने को क्या लेना है? कोणीय संवेग, क्योंकि घूम ऐसे घूमना चाहती है। ठीक है, तो ये जो है ना इसके सापेक्ष जो भी इसका संवेग होगा m इंटू वी, या जिसको अपन P बोल रहे हैं, वो जो P है वो इस R के साथ कुछ ना कुछ कोण थीटा बनाएगी। इसी थीटा को अपन ने पीछे ले लिया। फिर हमने लास्ट क्लास में बात करी थी ना, अगर ये थीटा है तो ये 90 होगा। ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बात अच्छे से एक्सप्लेन करी थी। ये आपको ज्यादा समझ नहीं आ रहा ना, इसको एक प्लेन में घुसेड़ दो। अब मान लो एक प्लेन में, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो मान लो आप ये प्लेन में है ना, ज्यादा मगजमारी लेने की जरूरत नहीं है,
नहीं समझ आ रहा ना बच्चों, क्योंकि मुझे पता है कि कई बच्चों के दिमाग से सब ऊपर जा रहा होगा जो ये डायग्राम बताना चाहता है तो एनसीईआरटी का ही, ठीक है ना। यहां से किलकित है, मान लो इसी प्लेन में, बोर्ड छोड़ो फालतू बातों को, ये इसी प्लेन में है और ये रही इसकी घूर्णन अक्ष से दूरी, ये रही आर वेक्टर, ठीक है। और आपने जो, क्योंकि गोल गोल यूं घूमना चाहती है ना, ये यूं घूमना चाहती है, ठीक है, तो जो भी इसका रेखिक संवेग होगा उसकी डायरेक्शन हमारे पास ऐसे होगी, ऐसे। तो ये इसके साथ कुछ ना कुछ कोण बना रहा है थीटा, ये रहा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इसके लंबवत है 90 डिग्री, ये हमारा हो गया आर, तो ये हो गया हमारे पास ये वाला जो नीचे वाला, ये क्या हो गया हमारे पास आर साइन थीटा, ठीक है। तो जब इसका प्रोडक्ट करोगे किस किस का, पी का और आर साइन थीटा का, तो आपको एल मिल जाएगा। तो एल का फॉर्मूला क्या बना मुझे, पी इंटू आर साइन थीटा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसको एक प्लेन में चिपका दो, इसने ना थोड़ा यूं ले रखा है बॉडी को, यूं आगे की तरफ। आई गेस मेरी बात आप समझ पा रहे हो कि हमने बॉडी को यूं कर दिया एक ही प्लेन में, मान लो इसने आगे ले रखा था थोड़ा सा, है ना, जैसे ये बॉटल जो थी उसने थोड़ी आगे ले रखी थी, मतलब ये ऐसे नहीं थी, हमने इसको ऐसे लेने के बजाय ऐसे ले लिया। मैंने बोल दिया यूं घूम रही है, लो क्या कर लोगे, आएगा तो वही ना रिजल्ट, तो ऐसे रख दिया मैंने, ठीक है। तो ये जो आपका वो लग रहा है पी लग रहा है, उस डायरेक्शन में कुछ कोण बनाया इसने इसके साथ, ये देखो ये ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, इसके साथ कुछ ना कुछ कोण बनाएगा थीटा, ये छोटू सा दिख रहा होगा आपको, वही कोण अपन ने नीचे ले लिया, ये रही इसकी लंबवत दूरी, है ना, ये रही इसकी लंबवत दूरी। आई होप सबको समझ आ गई होगी बात, ऐसे ये वाली आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मुझे इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है तो जैसे पहले लिखा था वैसे लिखेंगे, कुछ अलग नहीं है, सब कुछ सेम है। तो देखो हमारे पास हो जाएगा एल बराबर हमने लिखा पी आर साइन थीटा, या कई जगह से हम एम वी आर भी लिख देते हैं, एम वी आर साइन थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि नेक्स्ट क्लास में भी काम आएगा, बच्चों को याद ही नहीं होता क्या है ये, भूल जाते हैं वो। तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, जैसा पहले किया था वैसे ही। मान लो यही वो बॉडी आ गया हमारे पास, है ना, बस बल की जगह अपन क्या ले रहे हैं, संवेग, बस इतना सा चेंज और कुछ भी नहीं, रत्ती भर का भी चेंज नहीं है। ये होगा हमारे पास वही आर वेक्टर, आपने जो पी की डायरेक्शन ली है वो ऐसे लिए, है ना, इनके बीच में कोण कितना बन रहा है थीटा, फिर वो इसके दो घटक किए अपन ने, एक ये रहा, ये एक थीटा, तो ये भी ऑब्वियसली थीटा ही होगा, तो होगा हमारे पास पी साइन थीटा, और ये दूसरा घटक होगा हमारा, रेड कलर ले लें क्या, दिखेगा नहीं, चलो फिर अपन डार्क ग्रीन ले लेते हैं, एक इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, ये रहा हमारे पास P cos थीटा। P cos थीटा हमारे काम का नहीं है क्योंकि वो R की डायरेक्शन में, काम का कौन है, P sin थीटा, ठीक है। P sin थीटा इंटू घूर्णन अक्ष से उसकी दूरी, ठीक है, यानी R, ये आ गया हमारे पास। डायरेक्शन वैसे निकालते हैं R से P की तरफ, तो जहां पे टॉर्क की डायरेक्शन होती है ना, उसी डायरेक्शन में हमारे L की डायरेक्शन भी होती है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। तो ये हमारा इसका सदिश रूप आ गया, क्या गया इसका सदिश रूप, ठीक है बच्चों। अब निकालना है इसका मात्रक, तो देखो मात्रक आसान ही है। मात्रक क्या होगा भाई, इसको किस में मापोगे, मीटर में, और P बल इंटू विस्थापन, सॉरी बल इंटू वेग, बल इंटू वेग, तो हो गया केजी मीटर प्रति सेकेंड, यानी इसको हम लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ठीक है। यहां आप बोल सकते हो P का एक और मात्रक था न्यूटन इंटू सेकेंड, याद करो न्यूटन इंटू सेकेंड, यानी इसको हम लिख सकते हैं मीटर इंटू न्यूटन इंटू सेकेंड, यानी न्यूटन मीटर सेकेंड, ये भी लिख सकते हो, सब करेक्ट है, जो चाहिए वो लिखो। हमारे पास क्या आया यूनिट, m1, इसका L2 और T-1, ये इसका क्या आ गया, इसका डायमेंशन आ गया, यानी इसकी विमा आ गई।
विमा, मात्रक, सदिश रूप सब देख लिया अपन ने। ठीक है, ज्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं रहते, जैसे बलागुण पे क्वेश्चन आते हैं ना, इस पे नहीं रहते। अगर आपसे बलागुण के क्वेश्चन बन रहे हैं ना, तो आपसे इसके भी बन जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से इसके क्वेश्चन भी मस्त से बन जाएंगे अगर उसके क्वेश्चन अपन से बन रहे हैं तो। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, किसी निकाय के कोणीय संवेग के बारे में बात करते हैं। जैसे वहां पे अपन ने लिखा था ना, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू टाउ 1 टाउ 2, तो यहां पे भी अपन सेम चीज लिखेंगे, कुछ अलग नहीं है, सब फर्जी बात है ना, बस सेम वही। फिर ये नेट है ना, नेट मतलब कुल, इसको हम क्या लिखेंगे, r1 वेक्टर क्रॉस p1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर क्रॉस p2 वेक्टर। बेटा इसको फील मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था ना, एक याद करो, चकती ली थी ऐसे, उस पर एक यहां लग रहा था, एक यहां लग रहा था, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा था और एक क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा था और एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा था। फिर हमने उनको जोड़ा था, लेकिन घटाया क्यों था, क्योंकि दोनों की दिशाएं विपरीत थी, तो उनका सदिश योगी कर रहे थे ना अपन वहां पे, कि एक को ऋणात्मक लिया और एक को धनात्मक लिया, तो बस सेम चीज यहां करने वाले अपन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, ऐसे अपन एन टर्म्स लिख देते हैं इसकी। तो अगर मैं समीशन फॉर्म में लिखूंगा तो जैसे पहले लिखा था, आर आई वेक्टर क्रॉस पी आई वेक्टर आई 1 से लेकर के एन तक, ये हमारे पास हो गया एल नेट। बहुत ही आसानी से एक हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। आई होप सबको क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास इसका सदिश रूप भी इजीली निकल गया है। इसका कणों के निकाय के लिए बहुत सारे कण मान रहे हैं अपन। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत आसान सी चीज थी। अब अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो एनसीईआरटी में एन एग्जाम्पल दे रखा है 7.5। मैंने पूरा प्रश्न नहीं लिखा है, प्रश्न की मेन बातें लिख ली है, कि जैसे हमें एफ वेक्टर दिया हुआ है, हमें आर वेक्टर दिया हुआ है और हमें बलागुण निकालना है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं टाउ वेक्टर किसके इक्वल होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, और हम जो सदिश गुणा है वो भी करना जानते हैं। कैसे करते हैं अपन, आई जे के, आर कौन कौन है, ये रहा आई, क्या आई की जगह क्या लिखेंगे अपन, इसका गुणांक कितना है बच्चों, गुणांक कितना है इसका 1, इसका आएगा -1 और इसका आएगा 1, इसका कितना है 7, इसका कितना है 3 और इसका कितना है -7। वही सेम फॉर्मेट, आई लिखा, ब्रैकेट बनाया, जे लिखा, ब्रैकेट बनाया, और के लिखा, इसके लिए भी ब्रैकेट बनाया। ठीक है, फिर वही प्लस माइनस प्लस, प्लस तो लिखना ही नहीं है, लिखना चाहो तो लिख दो, प्लस माइनस प्लस, और बीच में से किसका साइन आता है, माइनस का। ये सिंपल सा फॉर्मेट है हमारा। अब जब मैं पहली रो के बारे में बात कर रहा हूं, पहले कॉलम के बारे में बात कर रहा हूं, यानी आई वाले के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं आई वाले को छोड़ दूंगा, याद तो होगा ही आएगा सबको, इसको छोड़ दूंगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो -1 को -7 से गुणा करने पर हमें मिलेगा 7। फिर नीचे से ऊपर 3 को 1 से गुणा करने पर मुझे मिलेगा 3। ठीक है बच्चों, अब सेकंड वाले कॉलम पे चलते हैं। ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं बेटा, है ना, इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि हम ये ऑलरेडी चीज पहले पढ़ चुके हैं, बस यहाँ छोटा सा न्यूमेरिकल है तो मैं बता रहा हूं, वरना ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए पहले। फिर जब जे के बारे में बात चल रही है उसको भूल जाओ बेटा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, 1 को गुणा करेंगे -7 से, कितना मिलेगा -7। फिर 7 को गुणा करेंगे 1 से, कितना मिलेगा +7। ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं करना, जैसे साइन है चुपचाप रहने दो। ठीक है, अब लास्ट इसको हटा देते हैं अपन सबको।
तो ये गया हमारा पूरा का पूरा, इसको भूल जाओ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो 3 गुणा 1 कितना मिलेगा मुझे? 3, ये लिख दिया मैंने 3। फिर नीचे से ऊपर 7 को -1 से गुणा करोगे, -7। बस अब वैल्यू लिखनी है और कुछ नहीं करना। देखो 7 - 3 4, तो 4 आई कैप, -7 -7 माइनस का 14, और बाहर क्या है? माइनस, माइनस माइनस प्लस। चलो मैं लिख देता हूं पूरा, एक स्टेप बढ़ा के लिख देता हूं। यहां पे देखो माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस, तो हो गया हमारे पास 10 के कैप। कर दो 4 आई कैप प्लस 14 का जे कैप और प्लस का 10 के कैप। ये हमारे पास क्या आ गया? टॉर्क आ गया सिंपली। कुछ नहीं करना था, क्रॉस प्रोडक्ट करना था, सदिश गुणा करना था, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो आई गेस बच्चों यहां तक सबको बात क्लियर हो गई होगी। हमने यहां तक बलागुण पढ़ लिया, उसके नॉर्मल क्वेश्चन या वेक्टर की फॉर्म में क्वेश्चंस भी कर लिए, हमने कोणीय संवेग भी पढ़ लिया। अच्छा, एग्जाम में कोणीय संवेग में क्या होगा? यहाँ पे बल की जगह पी दे रखा होगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे बल की जगह पी दे रखा होगा रैखिक संवेग, और आपसे कोणीय संवेग पूछ लेगा। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, रत्ती भर भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो घबराने वाली कोई इसमें बात नहीं है। चलो, तो अब अपन आगे चलने वाले हैं आज के टॉपिक पे, जो कि हमारे पास क्या है? टॉपिक आज का हमारा बलागुण और कोणीय संवेग में संबंध। अब बेटा प्यार से समझना, हमने एक चीज पढ़ी हुई है। क्या पढ़ा हमने? F बराबर dp/dt, गति का दूसरा नियम। वैसे तो समानुपाती का चिन्ह होता है, लेकिन हटाने के बाद के आता है, उसके लिए 1 हो जाती है। तो हमने पढ़ा है कि जो बल होता है, कौन सा बल होता है यहाँ पे? बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्सेस। तो जब एक्सटर्नल फोर्सेस ने जो बाह्य बल लगा रहे हो बच्चों, वो रैखिक संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो यानी जब मैं यहां पे बोलूंगा तो मैं लिखूंगा टाउ वेक्टर, सदिश रूप में भी ऐसा ही, डी एल वेक्टर अपॉन डी टी। तो ये रिलेशन मुझे डिराइव करना है, ये रिलेशन मुझे निकाल के लाना है, बस ये मेरा आज का गोल है। ठीक है, मुझे ये रिलेशन निकाल के लाना है। मुझे dl/dt से टाउ निकाल के लाना है, जिसमें आप अपन dp/dt से ma निकाल के लाते थे, उसको अपन फिर f लिख देते थे। ठीक है, ये रिलेशन मुझे चाहिए। तो इन दोनों में यही संबंध होता है जो अपन ने पहले पढ़ा हुआ है, बस निकालते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, जो हमारा p है वो किसके इक्वल होता है? जो हमारा l है, l वेक्टर किसके बराबर है? r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। और हमें क्या निकालना है? dl वेक्टर, है ना। हमें इसका समय के सापेक्ष अवकलन करना है। देखते हैं क्या आ रहा है। तो हमने लिखा r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर अपॉन dt। ठीक है, तो हमारे पास आ गया dr वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। अब जब अपन करेंगे ना बेटा, तो गुणा का नियम लगाएंगे। ध्यान रखना, कौन सा नियम? गुणा का नियम। इससे दो चीजें होती थी ना, u और v लिखा होता था, तो अपन कैसे करते थे? पहले u का करते थे, v को बाहर पटक देते थे, फिर v का करते थे और u को बाहर पटक देते थे। ये रूल का अपने को यूज करना है गुणा का। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि अब वेक्टर लगा हुआ तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्रॉस क्रॉस की जगह रहेगा और बाकी जो चीजें होती है वैसे रहेगी। जनरली अपन क्या करते थे? उसको बाहर फेंक देते थे। तो यहाँ पे बाहर नहीं फेंकेंगे, हम उसको पीछे रखेंगे, मतलब उसका अपने को किसी भी तरीके से अवकलन नहीं करना, और बीच में क्रॉस लगा हुआ है इसलिए उसको आगे पटकेंगे नहीं, उसको अपनी जगह रहने देंगे। देखो आप कैसे करेंगे। पहले हमने जैसे आर का करा है ना, आर का अपन वो कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, और क्रॉस करके हम लिख देंगे पी, मतलब उसको आगे नहीं लिखना अपने को, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है ना, और वो क्रम विनिमय के नियम की पालना नहीं करता, अदरवाइज मैं आगे लिख देता। सिमिलरली अगली बार जब मैं पी का करूंगा तो भी मुझे डायरेक्शन इनकी चेंज नहीं करनी है, मतलब जो जैसे लिखे वैसे लिखने। ठीक है ना, जैसे पी पीछे था पीछे ही है, आर आगे था तो आर आगे, क्योंकि क्रम विनिमय के नियम की पालना ये नहीं करते। तो पहले लिखा अपन ने डी आर वेक्टर अपॉन डी टी क्रॉस पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर क्रॉस डी पी वेक्टर अपॉन डी टी। अब बच्चों ध्यान से समझना, हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि डी आर अपॉन डी टी क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर, वेग होता है बच्चों।
विस्थापन में परिवर्तन की दर, वो क्या होता है, v वेक्टर। ठीक है, तो और इसी तरीके से dp अपॉन dt क्या होता है बच्चों, ये भी लिख देता हूं मैं, dp अपॉन dt। याद करो गति का द्वितीय नियम, जब ये बताया था f वेक्टर होता है बल। ठीक है, बस ये चीज अपने को यहां लिखनी है। तो हमारे पास हो गया v वेक्टर क्रॉस p वेक्टर प्लस r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। अब देखो टाउ जो था वो तो सिर्फ ये टर्म थी, तो फिर एक्स्ट्रा टर्म कैसे एलिमिनेट होगी, देखो बहुत आसान है। p क्या होता है, p होता है हमारे पास mv वेक्टर, तो mv वेक्टर लिखेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास चल रहा है जो लिख देते हैं। जो मैं बोल रहा हूं बच्चों, वो कई बच्चों को बातें समझ नहीं आती, इसलिए बोल रहा हूं अच्छे से सुनना। अब ये जो है ना m तो कांस्टेंट है, जैसे मैं 2 i कैप लिख रहा हूं तो 2 को तो बाहर लिख सकता हूं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो मैं इस m को बाहर पटक देता हूं। एक्चुअली क्रॉस किस किस का हो रहा है, v का v के साथ। अब बच्चों अपन एक बात पढ़ी है कि अगर किसी भी वेक्टर को उसी के साथ उसका सदिश गुणा कर दें, मतलब a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर कर दें, i वेक्टर क्रॉस i वेक्टर कर दें, जीरो। क्योंकि दो वेक्टर अगर सेम दिशा में है, सेम ही है, कोण 0 डिग्री का बनेगा। और जब दो सदिशों के बीच में 0 डिग्री का कोण होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। यानी अगर मैं v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0। यानी मैं मिल गया m गुणा 0। ये क्रॉस नहीं है यहाँ पे, ये गुणा है, तुम समझ लो, बार बार क्रॉस लगा रहे हो सर, ये गुणा है। और ये हमारे पास क्या बन गया, r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, ये हमारे पास हो गया टाउ वेक्टर, बलागुण, ये हमारे पास हो गया टाउ वेक्टर। तो हमारे पास कुल मिला के dl अपॉन dt से चले थे और हमें वो मिल गया टाउ वेक्टर के इक्वल। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। वापस देखो, हमें dl अपॉन dt करना था, इसको r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर लिखा, फिर इसके अंदर अपन ने वही प्रोडक्ट रूल लगाया, गुणा वाला नियम, r का करा, p को छोड़ दिया। पर इस बार अपने को उसको आगे पटकना नहीं है, क्यों, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्रम नियम की पालना नहीं करता। तो हमने सीधा सीधा बस इसका अवकलन करा और ब्रैकेट के बाहर p वेक्टर लिख दिया। ऐसे ही फिर मैंने r वेक्टर को बाहर रख दिया, क्योंकि अब वो क्रॉस प्रोडक्ट के रूल को फॉलो कर रहा है ना, तो उसको बाहर ही रहने दिया, और dp अपॉन dt कर दिया। फिर dr अपॉन dt विस्थापन में परिवर्तन की दर, वेग। फिर dp अपॉन dt संवेग में परिवर्तन की दर, वेग, बल। फिर हमने लिखा यार p जो है ना, वो p क्या है हमारे पास, m इंटू v, m v वेक्टर, क्योंकि सदिश रूप में चल रहा है ना, m तो सदिश राशि नहीं है, v तो है, m v वेक्टर। फिर v क्रॉस v करा, 0, क्योंकि दो सदिश अगर आपस में सदिश गुणा करते हैं तो हमेशा 0 ही देते हैं, तो आ गया 0। कुल मिला के रिलेशन क्या आया, dl वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल्स टू टाउ वेक्टर, वो वैसा ही है, f वेक्टर इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt था ना, वैसे बिल्कुल सेम। तो जो रिलेशन वहां पे आता था ना, वो रिलेशन यहां भी आएंगे। ठीक है, देखो यहाँ उसके अंदर विस्थापन था, हमें यहाँ पे कोणीय विस्थापन मिला, वहां वेग था, यहाँ पे कोणीय वेग मिला, वहां त्वरण था, हमें कोणीय त्वरण मिला, वहां पे बल था, यहाँ पे बलागुण मिल गया, वहां पे हमारे पास संवेग था, यहाँ पे कोणीय संवेग मिल गया। एक चीज और मिसिंग है, वो है द्रव्यमान। उसके लिए अपन पढ़ेंगे बेटा, द्रव्यमान को अपन बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, MOI, वो आगे देखेंगे, वो अभी आगे जो भी लेसन होंगे हमारे उसमें। तो आई होप ये रिलेशन सबको क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज और नोटिस कीजिए, यहाँ पे जो टाउ के बारे में अपन बात कर रहे हैं, ये दो पार्ट में स्प्लिट होगा। एक तो क्या बेटा, आंतरिक यानी इंटरनल, भाई बहुत बड़ा निकाय है, छोटे छोटे कणों से मिलके बना है। ये देखो बड़ा सारा निकाय है, रेंडमली ऐसे बॉडी बना दी मैंने, और इसमें कोई भी 2 पॉइंट ले लो आप, तो ये 2 पॉइंट भी तो एक दूसरे के ऊपर बलागुण उत्पन्न करेंगे। कैसे, बल लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को घुमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन थर्ड नियम से, न्यूटन की गति के थर्ड नियम से, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से, इस पूरे निकाय के लिए कुल आंतरिक बल जैसे 0 होते थे, वैसे कुल आंतरिक बलागुण भी 0 हो जाएगा। तो पहले तो मैं लिख देता हूं कि टाउ जो है उसके 2 पार्ट होंगे, एक तो बाह्य और एक आंतरिक, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो आंतरिक क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक ही बॉडी पर लग रहे हैं और उसके कण ही आपस में एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं। क्योंकि कण आपस में एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और नेट जो हमारा बलागुण है वो सिर्फ किसकी वजह से होगा, बाह्य, क्योंकि
आंतरिक की वजह से लगने वाला कुल बलागुण कितना होता है, 0 होता है। ठीक है ना, क्योंकि लग एक ही बॉडी पर है। ठीक है, वेक्टर लिख रहे हैं तो 0 वेक्टर लिखेंगे ना। ओके, तो यानी हमारा जो रिलेशन था ना, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू dl वेक्टर अपॉन dt, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, टाउ बाह्य, यानी हम सिर्फ बाह्य बलागुणों से मतलब रखेंगे, आंतरिक वाले सब 0। तो ये रिलेशन हमारे पास बहुत ही आराम से और प्यार से आ गया, जो हमने उस चैप्टर में पढ़ा था, जो हमारा था ना बल वाला। ठीक है, बल और गति के नियम, उस वाले में जो पढ़ा था वो यहाँ निकल आया। ठीक है, बस हमें बलागुण कौन से लेने हैं, बाह्य वाले, अंदर वाले से कोई मतलब नहीं है। भाई बॉटल है, इसमें पार्टिकल बहुत सारे होंगे, एक दूसरे के ऊपर बल भी लगा रहे होंगे, फिर उसकी वजह से कुछ बलागुण भी उत्पन्न हो रहा होगा। लेकिन क्या ये बॉडी अपनी जगह से हिली, क्या इसमें कोई बलागुण उत्पन्न हुआ, बाहर से दिख रहा है आपको? नहीं, क्योंकि पूरा नेट जो भी बलागुण था वो एक दूसरे से कैंसिल हो गया। तो आंतरिक बलागुण हम नहीं लेते। जैसे इनमें बल लग रहा है, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, मतलब खींच रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि वो आंतरिक है। वैसे आंतरिक बलागुण भी 0 हो जाता है। हमें मिलता क्या है, सिर्फ बाह्य बलागुण। ठीक है, तो ये रिलेशन अपन याद रखेंगे। जैसे वहां पे जो बल लेते थे वो बाह्य लेते थे, यहाँ पे बलागुण भी बाह्य लेंगे। तो आई होप सबको रिलेशन क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा बेटा कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। अब क्या होता है, देखो वहां पे भी अपन ने पढ़ा हुआ है कि अगर हम बात करें किसके बारे में, हम बात करते हैं dp अपॉन dt के, जो f के बराबर होता है, f बाह्य के बराबर होता है। तो हम वहां पे बोलते हैं ना, अगर किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, यानी अगर f की वैल्यू 0 हो जाती है, तो dp अपॉन dt 0 के इक्वल हो जाता था, और जो बलागुण है वो क्या हो जाता था, नियत हो जाता था, कांस्टेंट हो जाता था। इसी को अपन क्या बोलते हैं, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। मतलब अगर किसी सिस्टम पे कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उसका कोणीय, जैसे संवेग नियत होता था, वही जब हम यहाँ पे बोलने वाले। कोणीय संवेग के संरक्षण नियम का मतलब यह है कि किसी वस्तु पर अगर कोई बाह्य बलागुण नहीं लग रहा है, आंतरिक भले लगे क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन अगर कोई बाह्य बलागुण उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, वस्तु आराम से मस्त बैठी है, तो अगर उसमें कोई बाह्य बलागुण नहीं है तो उस केस में उसका कोणीय संवेग नियत रहेगा। वो बिल्कुल, मतलब बेसिकली उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेम चीज अपन यहाँ पे भी बोलने वाले हैं, कुछ अलग नहीं बोलेंगे। तो हम यहाँ पे बोलेंगे एफ टाउ बाह्य जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो हमारे पास होता है dl वेक्टर अपॉन dt। पढ़ा भी, तो जब मैं बोल रहा हूं कि बाह्य वाला जो है वो 0 हो जाए यदि किसी विलगित निकाय के लिए, विलगित मतलब इस पे कोई बाह्य बल ना लग रहा हो, इसे बाह्य बलागुण नहीं लगेगा, तो यदि किसी विलगित निकाय के लिए विलगित निकाय के लिए अगर बाह्य बलागुण 0 है, 0 है, तो उस केस में हमें मिलेगा dl वेक्टर अपॉन dt। और हमें पता है अगर हम किसी भी कांस्टेंट का, किसी भी नियतांक का अवकलन करते हैं तो 0 आता है। हम बोलते हैं ना, किसी भी कांस्टेंट का, नियतांक का अवकलन करने पर 0 आता है। तो इसका मतलब उल्टा सोचो कि अगर dl अपॉन dt 0 आ रहा है, इसका मतलब l क्या हो गया, l वेक्टर हो गया हमारे पास नियतांक, यानी उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है ना, उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आई होप ये बस कुछ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसका बहुत प्यारे प्यारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोग देख सकते हो। जैसे कि अभी अच्छे से फील नहीं आ रहा होगा ना, कोणीय संवेग संरक्षित है, इसका क्या मतलब हुआ, फील कराते हैं। देखो अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी निकाय के बारे में बात कर रहे हैं तो किसी निकाय के लिए आप सबको पता है, जो बुक में फालतू बातें लिखी होती है,
कि जो L वेक्टर है वो किसके इक्वल है, L1, L2, L3, मतलब सिस्टम में एक से ज़्यादा पार्टिकल हो तो Ln, और वो नियत तक है। और इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। इसका मतलब ये है कि L1 इज इक्वल्स टू L2। नियतांक का मतलब क्या, पहला बला गुण दूसरे के बला गुण के बराबर होगा। दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हो mvr sin थीटा, वेक्टर हटा देते हैं अभी के लिए आपके लिए इजी बनाने के लिए, m1 v1 r1 sin थीटा बराबर m2 v2 r2 sin थीटा 2। सिंपलिसिटी के लिए, थोड़ा फील कराने के लिए मैं θ1 और θ2 दोनों को ही 90 लेके चल लेता हूं। तो अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे मिला m1 v1 r1 इज इक्वल्स टू m2 v2 r2। ये है रिलेशन, ठीक है। तो यहां पे देखो m1 v1 r1 इज इक्वल्स टू m2 v2 r2 का मतलब क्या है, मतलब ये है, या इसको शॉर्ट में लिखूं मैं p1 r1 इज इक्वल्स टू p2 r2। तो समझो, मान लो एक फैन है तुम्हारे पास, पंखा, पता ना। अब वो जो पंखा है ना, हमारे पास आप सबने घरों के अंदर दो तरीके के पंखे देखे होंगे ना। एक वो बड़ी पंखड़ियों वाला जो नॉर्मली दिखता ही है ना, इसकी पंखड़ियां काफी बड़ी बड़ी होती है, यानी रोटेशन एक्सिस से जो दूरी है ना इनकी काफी ज्यादा है। और दूसरी तरफ हमारे पास एक ऐसा पंखा है जिनकी पंखड़ियां कंपैरेटिवली छोटी है, ठीक है बच्चों। तो यहां पे देखो, अगर आप इसको भी 220 वॉट दे रहे हो, इसको भी 220 वॉट दे रहे हो, इसको भी उतनी करंट दे रहे हो जितनी करंट इसको दे रहे हो, तो आप एक चीज नोटिस करोगे, इसका वेग कम है और इसका वेग ज्यादा है। इसका वेग कम है और इसका वेग ज्यादा है। यहां से समझो इस बात को कि अगर PR कांस्टेंट है तो P जो है वो R के व्युत्क्रमानुपाती हुआ। अगर दो चीजों का गुणनफल कांस्टेंट के बराबर होता है तो उनका जो इनवर्स रिलेशन होता है बेटा, वो एक दूसरे के मतलब जो भी रिलेशन आता है वो व्युत्क्रम के बराबर आता है। इस तरीके से, जैसे मैंने लिखा ना A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, तो मैं क्या लिखूंगा, कांस्टेंट लगाऊंगा, B लिखूंगा। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं ना, AB बराबर कांस्टेंट। तो बस सेम चीज मैं यहां पे भी तो बोल रहा हूं, अगर AB कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूं ना AB के व्युत्क्रमानुपाती है। तो सेम चीज मैं वहां बोल रहा हूं कि अगर हमारा L या P इंटू R नियतांक है तो P R की व्युत्क्रमानुपाती। मतलब अगर आप R का मान बढ़ाओगे, अगर आप R का मान बढ़ाओगे तो P का मान कम हो जाएगा। और P एक्चुअली क्या, M इंटू V, यानी अगर आपने दूरी बढ़ा दी रोटेशन एक्सिस से तो ऑटोमेटिकली स्पीड जो आपकी वो कम हो जाएगी, की स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। वही हम यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि आप जितना रोटेशन एक्सिस से दूर रहोगे उतने ही आप क्या बोलते हैं, उसके ऊपर कोई बल नहीं लगा रहे हो बाहर से, पर वो घूम रहा है, ठीक है। तो उस केस में अपन बोल रहे हैं कि इसका जो वेग है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इस वाले के लिए ज्यादा और इस वाले के लिए कम, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हो, स्ट्रॉ लोगे, स्ट्रॉ में एक धागा फंसा दिया और उसमें पत्थर बांध दो और वो इस तरीके से गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। अब सडनली तुमने क्या करा, ये जो धागा है ना अभी लंबाई ज्यादा है इसकी, ऐसे गोल 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 घुमा रहे हो। अब सडनली तुमने स्ट्रॉ से नीचे से थोड़ा सा खींच लिया रस्सी को, अब क्या हो गया देखो आप, अब आप नोटिस करोगे कि आप उतने ही बल से उसको घुमा रहे थे लेकिन वेग बढ़ गया, होता है ना। अब रस्सी को घुमा रहे हो, सडनली आपने रस्सी को छोटा कर दिया तो आप देखोगे आप ज्यादा वेग से घूम रहे। क्यों? क्योंकि R की वैल्यू कम हो गई तो P की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर R की वैल्यू बढ़ गई तो P की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं यही कि कोणीय संवेग संरक्षण का मतलब ये है कि अगर आप रोटेशन एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ाते हो तो उसकी जो भी P की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर आप रोटेशन एक्सिस से डिस्टेंस को कम कर देते हो तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये बात सबको समझ आई होगी कि कोणीय संवेग संरक्षण का मतलब क्या होता है, ठीक है। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तुमने, कोई बलागुण बाहर से नहीं लगाया, वस्तु घूम रही है फिर भी आराम से मस्त घूम रही थी, ठीक है।
लेकिन आपने कोई बाह्य बल नहीं लगाया तो उसका कोणीय संवेग नियत होने का मतलब ये होता है। ठीक है ना, अपने आसपास तुम खुद भी नोटिस कर सकते हो, है ना, ऐसे गोल गोल घूम रहे हो, घूम रहे हो, सडनली तुमने हाथ ऐसे फोल्ड कर लिए, उतने ही वेग से आप देखोगे कि पहले से आपका वेग ज़्यादा हो जाएगा। स्केटिंग करते हैं ना लोग, स्केटर्स, वो या फिर आप लोगों ने वो भी देखा होगा, चक्कर घूमते घूमते, वो हमारे राजस्थान में तो होता है, वो फीमेल्स जो हैं वो गोल गोल चक्कर लगाती हैं, पहले उनके हाथ यूँ हैं तो उनका स्पीड जो है कंपैरेटिवली कम होगी, हाथ फोल्ड करते ही स्पीड एकदम से बढ़ जाएगी, उतने ही बल लगा के घूम रही है, कुछ अलग नहीं लगा है। तो वो इनके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो बच्चों आई होप सबको बात क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों आज की क्लास के लिए अपन इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। पहले तो अपन इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, इनका मतलब साम्यावस्था पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन आएंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे, जड़त्व आघूर्ण पे आएंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर ऑलमोस्ट चैप्टर थोड़ा सा 1-2 टॉपिक और बचेंगे, फिर हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। बट जड़त्व आघूर्ण अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है बच्चों, इस क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।